हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 12 विद्युत के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। उसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम चैप्टर के जो पाठ के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। यानी कि कोई एक ये टुकड़ा है, समझ लीजिए प्रतिरोध R का, इसको कितने भागों में 5 बराबर भागों में काट लिया जाता है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गए 5 भाग। 1 2 3 4 और 5 बराबर भागों में इसको काट दिया जाता है। ठीक, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में? पार्श्व क्रम में। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो फिर R अपॉन R डैश अनुपात का मान क्या है? प्रश्न समझ में आया? एक R प्रतिरोध का तार है, इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर इन टुकड़ों को, पांचों टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। यदि इनके जोड़ने से संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है? R डैश है, तो आपको R अपॉन R डैश का मान निकालना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने क्या किया कि देखो R1 बराबर R2 बराबर R3 अपॉन R4 बराबर R5, पांचों भाग बराबर है। पांचों का मान कितना है? R का पांचवा भाग यानी R बटा 5। फिर हमने क्या किया, ये पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। क्या होता है? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। हम इसमें मान देखते हैं रख के और फिर ज्ञात करेंगे कि इसको कैसे हल करना है। तो देखें मैं यहां पर मान रख देता हूं 1 अपॉन R1 का मान कितना है? R अपॉन 5। R2 का मान भी कितना है? R अपॉन 5। R3 का मान भी कितना है? R अपॉन 5। R4 का मान भी कितना है? R अपॉन 5। और R5 का मान कितना है? R अपॉन 5। ठीक है, ये 5 तीसरी डिजिट है, ऊपर चली जाएगी। कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बटे में R सब में क्या आ जाएगा? R एलसीएम आ जाएगा। यानी कितना हो गया? 25 बटे में R। ठीक है, अब ये किसका मान है? 1 अपॉन R डैश का कितना है? 25 बटा R में R डैश का निकालना है। कितना हो जाएगा? R बटा 25। यह आ गया इसका तुल्य प्रतिरोध R बटा 25। अब हमें क्या करना है? अनुपात किसका निकालना है? R अपॉन R डैश का। R अपॉन R डैश का हमें क्या निकालना है? वो हमें इसका अनुपात निकालना है। ठीक, तो देखिए R अपॉन R डैश, तो R का मान क्या है? R का मान तो R ही है आपके पास, है ना? R का मान क्या है? R का मान तो R ही है। बटे में R डैश का मान कितना आया? R बटा 25। R बटा 25। ठीक है, अब देखो R से R तो क्या हो गया? कट गया। 25 चला जाएगा ऊपर, यानी आपका जो उत्तर है वो कितना आएगा? 25 अनुपात 1। कितना आएगा? 25 अनुपात 1 आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक, यानी ऑप्शन डी सही है। आया समझ में? उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। देखें निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो देखो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P इक्वल टू बी आई। और V का सूत्र क्या होता है? V का सूत्र होता है IR। तो V की जगह IR रख देंगे तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। या फिर इसका सूत्र क्या हो सकता है? V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन कभी भी IR स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो 2 है IR स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें किसी विद्युत बल्ब का अनुमानांक कितना है? 220 वोल्ट और 110 वॉट। जब इसे 110 वॉट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखें सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? शक्ति निकालनी है। फिर क्या निकालना है? तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, है ना? यानी कि
जो 220 वोल्ट है उस पर कितनी है, उस पर 100 वॉट है। तो बोल रहा है 110 वॉट पर जब इसको प्रचालित करते हैं तब उपयुक्त शक्ति कितनी है, यानी जब 220 वोल्ट पर चलाते हैं तब कितनी है, 100 वॉट की। ठीक, और जब इसको 110 वॉट पे हम बल्ब को जलाएंगे तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है वो आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले P बराबर क्या होता है सूत्र, V स्क्वायर अपॉन R, है ना। तो देखो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, तो यहां से हमें R का मान निकालना है। R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो यहां से हमने किसका मान निकाल दिया, R का। कितना आया, 484 ओम। कितना आया, 484 ओम। अब हम बल्ब को कितने वोल्ट पर जला रहे हैं, 110 वोल्ट पर। तो हमें क्या निकालनी है, शक्ति निकालनी है। तो वही सूत्र हमने अब की बार शक्ति को P डैश मान लिया, V डैश का स्क्वायर अपॉन R। तो V का स्क्वायर यानी 110 गुणा 110 बट्टे में R। हमारा प्रतिरोध कितना आया, प्रतिरोध आया 484 ओम। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, 25 वॉट। कितना आएगा, 25 वॉट। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास तीनों समान है। देखो मैं बता देता हूं चित्र बना के। ये दो तार हैं, इनका मटेरियल भी समान है, इनकी लेंथ भी समान है और इनका व्यास भी क्या है, इनका समान है, यानी 2r का मान भी समान है दोनों का। m यानी मटेरियल, l यानी लेंथ और 2r यानी कि त्रिज्या का डबल व्यास भी समान है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। पहले इन चालक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके बाद समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। आपको किसका अनुपात निकालना है, आपको ऊष्माओं का अनुपात निकालना है कि भाई श्रेणी क्रम के दौरान उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी और समांतर क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1:4। ये कैसे आया, इसको चलिए मैं आगे अगले पेज पर बहुत अच्छे से समझाता हूं हल करके भी कि ये चीज कैसे आई है। चलिए इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। देखो हमारे पास दो चालक तार थे, तो हमने श्रेणी क्रम में सबसे पहले प्रतिरोध निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या होता है, हमने RS मान लिया, सीरीज। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज या श्रेणी क्रम क्या होगा, दो तार है तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, दोनों का समान होगा तो 2R1। ठीक है, R1 प्लस R2 है लेकिन दोनों का लंबाई, पदार्थ सब समान है, तो हमने प्रतिरोध भी समान मान लिया, R1 और R1 मान लिया, कितना हो गया, 2R1 हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ये बात है श्रेणी क्रम की, इसकी बात है श्रेणी क्रम की। अब श्रेणी क्रम में हम ऊर्जा भी ऊष्मा भी निकाल देते हैं। ऊष्मा तो HS इक्वल टू क्या सूत्र होगा, V स्क्वायर अपॉन R गुणा T। ये वाला सूत्र हम लगा देते हैं। ठीक है, देखो V स्क्वायर हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा का ऐसा। R का मान प्रतिरोध दिया हुआ है, हमने लिखा 2R1। समय हमारे पास नहीं है, हमने समय लिख दिया ऐसा का ऐसा, गुणा में T लिख दिया। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम की। तो पार्श्व क्रम में प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, फिर दोनों जगह R1 का R1 रख देंगे क्योंकि दोनों तारों का प्रतिरोध समान है। तो ये कितना हो जाएगा, R1 यहां से आ जाएगा आपका LCM, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 1 + 1, ऊपर कितना हो जाएगा 2/R1 2/R1। तो यहां से RP तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, R1/2। ठीक, ये आ गया आपका पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब यहां से हम क्या निकालते थे, ऊष्मा निकाल देते हैं। वही सूत्र लगाएंगे फिर से, V स्क्वायर अपॉन R गुणा T। तो V स्क्वायर R की जगह R1/2 गुणा T, दो तीसरा अंक है चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 2V स्क्वायर अपॉन R1 गुणा T। ठीक, अब में क्या निकालना था, दोनों का अनुपात निकालना था। तो श्रेणी क्रम में ऊष्मा अपॉन पार्श्व क्रम में ऊष्मा। तो HS का मान कितना आया था आपके पास, ये आया था V स्क्वायर T अपॉन 2R1, ये आया था। HP का मान कितना आया है, 2V स्क्वायर
अपॉन R1 गुणा टी। तो देखो 2 से 2 कट गया है ना। अब देखो क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन टी अपॉन R1, ये वाला R1 4 डिजिट है, ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा v स्क्वायर टी, है ना, v स्क्वायर टी बच जाएगा। तो सॉरी यहां पर ये 2 से 2 नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो दूसरी और तीसरी डिजिट है। सॉरी यहां पर थोड़ी गलती होगी, यहां पर ये नहीं कटेगा। चलिए तो यहां पर ये 2R1 है, ये 2v2 है, तो 2R1 और ये 2v स्क्वायर। क्या यहां से देखो v स्क्वायर टी कट गया, v स्क्वायर टी कट गया, R1 से R1 कट गया, कितना बचा 1/2 गुणा 2, यानी 1/1/4। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकाला, फिर हमने श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा निकाल दी, फिर हमने पार्श्व क्रम में प्रतिरोध निकाला, तुल्य प्रतिरोध, फिर पार्श्व क्रम में ऊष्मा निकाल दी और फिर दोनों का अनुपात ज्ञात कर दिया। तो ये आपका उत्तर मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इसको हमने सॉल्व करा दिया। अगला प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोता है। तो आपने सबने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जो मापा जाता है, जोड़ा जाता है, जबकि विभवांतर को मापने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 देखें। क्या दिया हुआ है, एक तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है। व्यास कितना है, 0.5 mm। प्रतिरोधकता कितनी है, 1/6 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। ठीक, फिर बोल रहा है 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए, 10 ओम प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की क्या होगी, आवश्यकता होगी। आपको तार की लंबाई बतानी है और यदि इसके 2 गुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो हमें व्यास दिया हुआ है और प्रतिरोधकता दी हुई है। अब बोल रहा है इस तार को अगर हमें 10 ओम प्रतिरोध का बनाना है तो हमें और कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, पहला प्रश्न। दूसरा, यदि इस 2 गुने व्यास का तार ले, यानी इस व्यास से 2 गुने व्यास वाला अगर हम तार ले तो प्रतिरोध में कितना अंतर आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रश्न शामिल है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मान दिया हुआ है 1.6 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक, आर का मान दिया हुआ है 10 कूलाम। ठीक है, ये आर का मान है। तो सबसे पहले हमें लंबे तार की आवश्यकता निकालनी है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरोधकता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो हमने पढ़ा था कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो इस पर निर्भर करता है लंबाई और एरिया पर। ठीक है, लंबाई और एरिया पर। और जब हम इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो यहाँ पर एक क्या लगता है, गुणांक, स्थिरांक लगता है। और स्थिरांक क्या होता है, वो स्थिरांक कहलाता है आपका प्रतिरोधक। क्या कहलाता है, प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो यहां से हम इस सूत्र की मदद से पहले हमने क्या किया, एल का मान निकाला। इसका मान निकाला एल का। एरिया में पता है कि जो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका एरिया कितना होता है, πr² होता है। ये यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें व्यास दिया हुआ था तो हमने क्या निकाल दी, त्रिज्या निकाल दी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर हमने यहां से एल का मान निकाल दिया। देखो ये सूत्र है R = प्रतिरोधकता का साइन, इसको कहीं पे साइलम पढ़ते हैं, साइलम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर πr², यहां से हमें किसका मान निकालना है, एल का। तो एल को हमने इधर रखा, बाकी सबको इधर भेज दिया। तो R गुणा πr² अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रतिरोधकता का चिन्ह साइलम। ठीक है, अब देखो R का मान कितना है, R का मान है 10, पाई का मान कितना होता है 22/7, R² यानी त्रिज्या का स्क्वायर, तो 5/2 गुणा 10⁻⁻4 का स्क्वायर। ये कहां से आया, क्योंकि व्यास देखो दिया हुआ है मिलीमीटर में, है ना, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया और फिर 2 का भाग दे दिया, क्योंकि व्यास है त्रिज्या का डबल होता है। तो ये हो गया इस वाला का कन्वर्जन। फिर हमें पता है प्रतिरोधकता दी हुई है 1.6 गुणा 10⁻⁸। ठीक है, तो देखो 10⁻⁸ से 10⁻⁸ तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आया समझ में। फिर देखो क्या बचा, यहाँ पर ऊपर बच गया 10 गुणा 22/7 गुणा 25/4
गुण बट्टे में 1.6, और जब इस पूरे को हम हल करेंगे तो हमारे पास लंबाई कितनी आ जाएगी 122.7 मीटर। कितनी आ जाएगी 122.7 मीटर। आया समझ में। अब देखो हमें पता है कि जो लंबाई है, लंबाई और प्रतिरोधक, लंबाई और जो आपका रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, वो क्या होते हैं, वो इस तरह निर्भर होते हैं। आर समानुपाती होता है एल अपॉन ए के। ये तुमने पढ़ा था, चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्रमानुपाती। यानी रिश्ता क्या होता है, आर समानुपाती है आपके एल अपॉन ए के। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि आर और ए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब R1 अपॉन R2 में करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। ठीक, यहां से तो हमें पता करना है कि भाई उस प्रतिरोध में कितना अंतर आएगा। तो देखो R1 का मान कितना है 10 ओम है, R2 का मान कितना है R2 है, A2 का मान कितना है पाई 2d/2 का स्क्वायर पहले वाली स्थिति, और A1 का मान कितना है, जब व्यास साधारण था तो d/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी त्रिज्या। और जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा और इस पूरे को d से d कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 4:1। कितना बचेगा 4:1। इसका मान R1 अपॉन R2 का मान 4:1। यहां से मैं R2 का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा, और यहां पर R1 का मान कितना था 10 था, तो R2 का मान कितना आ जाएगा 10/4, और 10/4 का मान कितना होगा 2.5 ओम। यानी अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। यानी सबसे पहले हमने प्रतिरोधकता वाले सूत्र की मदद से लंबाई निकाल दी, और फिर हमने प्रतिरोध और जो एरिया के बीच में जो संबंध होता है उस सूत्र की मदद से हमने उसके प्रतिरोध में कितना अंतर आएगा उस चीज को भी ज्ञात कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, 7वां प्रश्न। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत क्या दिए हुए हैं, I के संगत मान दिए हुए हैं। ठीक है, V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक क्या निकालना है, V और I के बीच में ग्राफ खींच के प्रतिरोधक और प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस प्रतिरोधक का प्रतिरोधक ज्ञात कीजिए। इस प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो देखें, हमें पता है V इक्वल टू सूत्र क्या होता है I अपॉन R। यहां से अगर I निकालना है तो क्या कहेंगे V अपॉन I। अब यहां पर देखो V का अलग अलग मान है, तो हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग बिंदुओं के लिए VA माइनस VB, इसी तरह दो अलग अलग बिंदुओं के लिए IA माइनस IB। आया समझ में। अब देखें, हमें कोई दो बिंदुओं के लिए निकालना था, तो हमने माना एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है B है। ए बिंदु पर विभवांतर कितना है, ये है 12 वोल्ट। कितना है 12 वोल्ट। बी बिंदु पर कितना है, देखो ये वाला, ये विभवांतर है यहाँ पर वोल्ट में, तो ए बिंदु पर कितना है 12, बी बिंदु पर कितना है 6, तो 12 माइनस 6। फिर ए बिंदु पर विद्युत धारा कितनी है, तो 3.5 है, और बी बिंदु पर विद्युत धारा कितनी है, तो वो है 1.75। तो ये हमने इसका मान रख दिया। तो आर का मान, प्रतिरोध का मान हमारे पास कितना आया 3.4 ओम आपके पास उत्तर आ गया। ठीक है, केवल हमने प्रतिरोध का सूत्र लगाया है और दो अलग बिंदुओं पर जो वोल्ट विभवांतर और जो विद्युत धारा के बीच का अंतर था दोनों को मान रख दिया, और यहां से हमें किसका मान निकल गया, प्रतिरोध का मान हमारे पास आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले विभवांतर कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट है। विद्युत धारा कितनी है 2.5 मिली एम्पियर है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है 10 की घात -3। तो 2.5 को हमने 10 की घात -3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो विद्युत धारा आ गई 2.5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। हमें आर निकालना है, आर का सूत्र पता है V अपॉन I, कहां से, ओम के नियम से। तो 12 वोल्ट विभवांतर है, I का मान है 2.5 गुणा 10 की घात -3, 10 की घात -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, तो 12 गुणा 10 की घात प्लस की 3 बटे में 2.5। ठीक है, ये हो गया 2.5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये इसको पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 4.8
किलोवाट, यानी 4800 ओम आ गया, सॉरी किलोवाट नहीं किलो ओम, 4800 ओम आ गया इसको सॉल्व करने पर। और जब हम ओम को हम किलोवाट में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे किलो ओम में बदलने के लिए। तो उत्तर कितना आ जाएगा 4.8 किलो ओम। यहाँ पर आप डायरेक्ट चाहे तो 4800 ओम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हमें किलो ओम में ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको वोल्ट दिया हुआ है, विद्युत धारा मिली एम्पियर में दी हुई है, इसको हमने बदल दिया एम्पियर में और भी बस सूत्र में रख दिया R = V/I और इसको हल कर दिया तो हमें ओम का मान निकल गया, यानी प्रतिरोध का मान मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखें। 9 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी विभवांतर कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट को 3 प्रतिरोध है, सॉरी 4 प्रतिरोध है, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध है, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 122 के प्रतिरोधक से क्या बोल रहा है, 122 के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, 22 के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी 122 नहीं हो सकता, यहाँ पर शायद लगभग 12 ओम है, ये 12 ओम ही होगा शायद, ये गलती से प्रिंट हो गया होगा कि यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित होगी ये आपको बताना है। तो देखें बैटरी की वोल्टता कितनी है 9 वोल्ट है, ये 5 प्रतिरोध दिए हुए हैं R1 R2 R3 R4 और R5, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, क्या 13.4 ओम, कितना आ गया 13.4 ओम आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 12 ओम के प्रतिरोधक से, तुम्हें पता है श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो मैं यहाँ अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, जो सब में होगी वो की वो ही 12 ओम के प्रतिरोध में होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास V का मान मिल गया 9 वोल्ट, R का मान मिल गया 13.4 ओम। सिंपल हमने I बराबर सूत्र लगा दिया V/R, ओम के नियम से V का मान रख दिया 9, R का मान रख दिया 13.4, पॉइंट हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 10 यानी 90 बटे में 134, इसको हल करेंगे 0.67 एम्पियर, ये हो जाएगी आपकी विद्युत धारा। ठीक है, बिल्कुल सरल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 10। क्या दिया हुआ है, 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। यानी हमारे पास R का मान दिया हुआ है, वो है एक R है 176 ओम, बोल रहा है कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को हम V बराबर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े कि I का मान कितना हो जाए, I का मान हो जाए 5 एम्पियर हो जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि प्रतिरोध कितने जोड़ने हैं, तो हमने कितना माना कि हमने 176 ओम के n प्रतिरोध जोड़ने हैं। कितने, 176 ओम के n प्रतिरोध जोड़ने हैं। तो हमने क्या किया, पार्श्व क्रम का सूत्र लगाया, 1/RP = 1/176 प्लस 1/76 कितनी बार, n बार। ठीक है, और इसको हम इसका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा n गुणा 1/176, ये ओम, ये क्या आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, और जब इसको उल्टा करेंगे तो आरपी का मान कितना आ जाएगा, आरपी का मान आ जाएगा 176/n और ये आ जाएगा ओम। ये आ गया आपके पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध n प्रतिरोधकों के लिए, कितने 176 ओम के n प्रतिरोधकों के लिए। अब हमारे पास R का मान है, V का मान है और I का मान है, तो सिंपली हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या होता है, R = V/I। R का मान कितना है 176 बटे में n, V का मान कितना है 220 वोल्ट, I का मान कितना है 5, कितना है 5। तो यहां से अगर हम निकालें 120/5 तो यहां से R का मान कितना आ जाएगा 44 ओम, कितना आ जाएगा 44 ओम। लेकिन हमें यहां पर n का मान निकालना है, प्रतिरोधकों की संख्या निकालनी। देखो हमने ओम के नियम से तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल दिया कि भाई 220 वोल्ट की अगर बैटरी का स्रोत है और 5 एम्पियर की धारा हमको चाहिए तो कितना ओम प्रतिरोध होगा 44 ओम। लेकिन हमें प्रतिरोधकों की संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे 176 में 44 का भाग दे देंगे, तो यानी हमें 44 का भाग देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 176 वोल्ट के कितने प्रतिरोध चाहिए, 44 वोल्ट के 4 प्रतिरोध चाहिए, 44 वोल्ट के 4 प्रतिरोध चाहिए। ऐसी स्थिति में 5 एम्पियर की आपको विद्युत धारा
से उत्पन्न करनी है और बैटरी सोर्स कितना है 220 वोल्ट है। आया समझ में? बिल्कुल सरल सा है। यानी सबसे पहले हमें तुल्य प्रतिरोध निकाला, तो हमने नहीं माना, हमें नहीं पता कि कितने प्रतिरोध चाहिए, तो हमने कितने माने, n प्रतिरोध मान लिए। ठीक है, n प्रतिरोध मान लिए, फिर हमने निकाल दिया तुल्य प्रतिरोध। तो हमारे पास Rp का मान कितना आया, 176 बटे में n ओम, यह आ गया R पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध। फिर हमें R का मान निकालना है। R का मान हम निकाल सकते हैं, V/I दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है 220 वोल्ट, I दिया हुआ है 5, तो यहां से R का मान कितना आया, 44 ओम। अब ये R का मान हमारे पास ये है, एक R का मान ये है, दोनों को हमने आमने सामने रख दिया, तो 44 बराबर 176 बटे में n, हमें प्रतिरोधकों की संख्या n निकालनी है, तो 176 बटे में 44, तो n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी हमें 176 प्रतिरोध के लिए कितने, 4 44 ओम के प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे, ताकि 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 11। क्या दिया हुआ है कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ें कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध कितना हो जाए, 9 ओम। देखो, हमने पढ़ा था व्याख्या के दौरान कि जब तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधकों में सबसे बड़े प्रतिरोधक से भी बड़ा आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको उसको कहीं ना कहीं श्रेणी क्रम में जोड़ के ही हल करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, यहाँ पर पहले में हमें क्या निकालना है, हमें 9 ओम प्राप्त करना है। तो यहाँ पर R1 दिया हुआ है, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है, तीनों कितने हैं, 6 ओम के। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तब तो कितना हो जाएगा, तब तो हो जाएगा 18 हमारे पास, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तब तो 18 हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक को लिख लेंगे श्रेणी क्रम में और 2 को किस में लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे समांतर क्रम में, है ना। तो हमारे पास सही उत्तर मिल जाएगा। वही हमने किया है, 2 प्रतिरोधकों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है और एक को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो देखो, इन दोनों समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 3 ओम। कितना आ जाएगा, 3 ओम। और फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी, ये 3 ओम का और अगला वाला कितना हो जाएगा, 6 ओम का। तो 3 और 6 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 ओम। तो ये हो जाएगी पहली स्थिति। दूसरी में देखो 4 ओम। हमें पता है कि जब सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम अगर तुल्य प्रतिरोध आ रहा है, इसका मतलब उसको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो हम तीनों को किसमें जोड़ लेते हैं, पार्श्व क्रम में। तो देखो, तीनों को पार्श्व क्रम में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी 3/6, यानी कि 1/2। ये तो कम आ रहा है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और एक को किसमें जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। तो 2 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, एक बन जाएगा 12 ओम का और एक बन जाएगा आपके पास 6 ओम का। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। तो 12 और 6 ओम, तो 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 3/12 यानी 1/4, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम। तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी स्थिति के लिए। तो ये आपको हमेशा अपने अनुसार व्यवस्थित करना है कि आपको किस प्रकार का आउटपुट चाहिए, उसके अनुसार आपको जमा कर देखना पड़ेगा। आया समझ में? ये आपका था 11वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखें। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमानांक कितना है, 10 वोल्ट है। यदि 220 लाइन से अनुमान अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, यह आपको बताना है। ये क्या बोल रहा है कि 220 वोल्ट की कोई विद्युत धारा है और वहां पर जो यूज की जाने बल्ब है, उन बल्ब का जो पाठ्यांक है वो अधिकतम कितना है, 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट। अब बोल रहा है कि यदि 220 वोल्ट की लाइन है और उससे अधिकतम निकलने वाली जो विद्युत धारा है वो 5 एम्पियर है, तो इस लाइन के 2 तारों पर हम कितने बल्ब पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हैं, वो आपको बताना है। कितने वोल्ट के बल्ब हम पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हैं, वो आपको बताना है। तो देखें, सबसे पहले में प्रत्येक वोल्ट की जो शक्ति है वो कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट। कितनी शक्ति दी हुई है, 10 वोल्ट शक्ति दी हुई है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ये दिया हुआ है, 2 चीज हमारे पास। ठीक है, अब मैं बताना है कि सबसे पहले प्रत्येक बल्ब के द्वारा कितनी विद्युत धारा यूज की जाती है। तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो I का मान यहां से कितना हो जाएगा, P/V। तो P का मान कितना है, 10 वोल्ट और V का मान कितना है, 220। इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/22 एम्पियर। यानी एक बल्ब के द्वारा कितनी विद्युत धारा यूज की जा रही है, 1/22 एम्पियर।
लेकिन प्रश्न में क्या दे रहा है कि 220 वोल्ट की जो लाइन है उससे अधिकतम विद्युत धारा कितनी यूज की जा सकती है, वो है 5 एम्पियर की। कितनी है? 5 एम्पियर की। तो हमें बल्बों की संख्या निकालनी है, तो बल्बों की संख्या निकालनी है तो हम क्या कहेंगे कि अधिकतम विद्युत धारा कितनी है? 5 एम्पियर। और एक बल्ब की द्वारा विद्युत धारा कितनी यूज की जा रही है? 1/22 एम्पियर, है ना भाई। अधिकतम विद्युत धारा कितनी है? 5 एम्पियर। और एक बल्ब की द्वारा विद्युत धारा कितनी खर्च की जा रही है? 1/22 एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर कट गया तो 22 अभी तीसरी डिजिट है, ऊपर चली जाएगी तो 5 गुणा 22, यानी कि 110 बल्ब हम जला सकते हैं। कितने? 110 बल्ब हम ऐसी स्थिति में जला सकते हैं। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले हमने आई निकाल दिया। आई से हमें कितना मिला कि एक बल्ब के लिए कितनी विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो 1/22 एम्पियर। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि अधिकतम कितनी ऊर्जा यूज कर सकता है विद्युत ऊर्जा? 5 एम्पियर। तो अधिकतम बटे में एक के द्वारा खर्च ऊर्जा, तो अधिकतम 5 थी, एक के द्वारा खर्च अधिकतम विद्युत ऊर्जा कितनी है? 1/22। दोनों का भाग दे दिया, आपको उत्तर मिल गया 110 बल्ब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 13। किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियां ए और बी की बनी हुई है। ठीक है, एक विद्युत भट्टी है जिसके अंदर दो प्लेट है, ए और बी धातु की बनी हुई है। ठीक है, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 24। कितना है? 24 वॉट। यहाँ पर 24 वॉट नहीं होगा, कूलाम होगा, ये गलती से हो गया होगा प्रिंट। कितना होगा? 24 कूलाम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो 24 कूलाम प्रतिरोध है। ठीक है, इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। इन दोनों प्लेटों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक बार पार्श्व क्रम में। ठीक है, यदि भट्टी 220 वोल्ट से संयोजित की जाए तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, जो ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 220 वोल्ट। पहले प्रतिरोध का, पहली कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 24 ओम। दूसरी कुंडली का प्रतिरोध भी कितना है? 24 ओम। पहले प्रकरण में जब कुंडलियों को अलग अलग जोड़ा जा रहा है तब विद्युत धारा कितनी होगी? तो V अपॉन आर का मतलब है 220/24, यानी 9.2 एम्पियर। कब? जब दोनों ही प्रतिरोधों को अलग अलग जोड़ा जा रहा है। तो प्रत्येक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? प्रत्येक कुंडली में 9.2 एम्पियर। सिंपल सी बात है, V का मान दिया हुआ है और R का मान दिया हुआ है, तो V की जगह रख दिया 220 वोल्ट, R की जगह रख दिया 24 वोल्ट। 220 में 24 का भाग दे दिया, आपका उत्तर आ गया 9.2 एम्पियर। ये पहली स्थिति है। ठीक, अगली स्थिति है कि हम दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 24 और 24 48 ओम। आई निकालनी है, I इक्वल टू V अपॉन आर। 220 के अंदर 48 का भाग दे दिया, 4.58 एम्पियर या फिर 4.6 एम्पियर कह सकते हैं। ये दूसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति में तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल दिया सूत्र से, कितना आ गया? 12 ओम। कितना आ गया तुल्य प्रतिरोध? 12 ओम। हमें विद्युत धारा निकालनी है, I इक्वल टू V अपॉन आर। 220 में 12 का भाग दे दिया, 18.3 एम्पियर। तो तीनों ही स्थितियों में हमने विद्युत धारा की गणना कर ली है। पहले दोनों अलग अलग थे तब निकाला, फिर दोनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ के निकाला, और तीसरी स्थिति में दोनों प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ के विद्युत धारा की गणना कर ली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्तियों की तुलना करें। प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 2 ओम। पहली 6 वोल्ट की बैटरी है, प्रतिरोध कितना है? 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में। ठीक है, दूसरे में 4 वोल्ट की बैटरी है, 12 ओम और 2 ओम पार्श्व क्रम में है। आपको क्या निकालनी है? शक्ति निकालनी है। तो शक्ति निकालने के लिए सूत्र क्या है? P इक्वल टू VI, यानी पहले हमें I निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है R और V, ये चीज दी हुई है। तो हमें सबसे पहले I निकालना पड़ेगा, और I की मदद से हम क्या निकाल देंगे? शक्ति निकाल देंगे। तो देखो, बैटरी की वोल्टता कितनी है? 6 वोल्ट है। पहली स्थिति में प्रतिरोध कितने हैं? 2, 1 ओम और 2 ओम। कौन से में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 1 ओम प्लस 2 ओम, दोनों को जोड़ा 3 ओम। विद्युत धारा कितनी होगी? I इक्वल टू V अपॉन आर। 6 में 3 का भाग दे दिया, 2 एम्पियर। फिर हमें क्या निकालनी है? शक्ति निकालनी है। क्या निकालनी है? शक्ति। तो P बराबर I स्क्वायर आर। P बराबर I स्क्वायर आर। क्यों? क्योंकि हमें 2 ओम के प्रतिरोधक के द्वारा उपयुक्त शक्ति निकालनी है ना।
आई स्क्वायर आर निकालना है। क्या है? 2 ओम के प्रतिरोधक द्वारा। तो यहां पर हमने पी का सूत्र क्या निकाल दिया? आई स्क्वायर आर। क्यों? देखो यहां पर जो वी का मान है, वी की जगह हमने क्या रख दिया? वी की जगह मैंने रख दिया आई आर। तो सूत्र क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये वाला निकल जाएगा। तो देखो आई स्क्वायर आर, तो आई का मान कितना है? 2 एम्पियर। तो 2 का स्क्वायर गुणा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2 यानी कि 8। ये आ गया आपके 8 जो वॉट है, जो ऊर्जा है वो आ गई पहली स्थिति में, श्रेणी क्रम की स्थिति में। बिल्कुल सरल है। सबसे पहले हमने आर निकाल दिया, आर से हमने क्या निकाल दिया? आई निकाल दिया, और आई से फिर आर और आई की मदद से हमने क्या निकाल दिया? पी निकाल दिया आई स्क्वायर आर सूत्र की मदद से। ठीक, पहली स्थिति। फिर दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में हमें शक्ति निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया? बी दिया हुआ है 4 वोल्ट की बैटरी है, R1 दिया हुआ है 12 ओम, R2 दिया हुआ है 2 ओम। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम जो बात करें पार्श्व क्रम की, तो पार्श्व क्रम में क्या होता है? विभिन्न सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो हमेशा समान रहता है। इसके लिए हमें अलग से विभवांतर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हमें पता है P इक्वल टू सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर आर, ये सूत्र होता है। तो V का मान कितना है? 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का स्क्वायर बटे में आर, आर कितना है? 2 ओम। ठीक है, आर कितना है? 2 ओम है, क्योंकि मैं 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा ही निकालनी है शक्ति। तो यहां से कितना निकल जाएगा? शक्ति निकल जाएगी 8 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही स्थितियों में उत्पन्न जो शक्ति है, विद्युत उत्पन्न जो विद्युत शक्ति है, वो दोनों स्थितियों में क्या है? समान है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। केवल हमने क्या निकाली है? दोनों ही सवालों में शक्ति के सूत्र की मदद से शक्ति की गणना की है। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या 14 हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखिए। 2 विद्युत लैंप है जिसमें एक का अनुमनांक कितना है? 100 वॉट और 220 वोल्ट है। 100 वॉट क्या है? शक्ति है, और विभवांतर कितना है? 220। दूसरे में कितना है? 60 वॉट और 220 वोल्ट है। विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 लैंप है, 100 वॉट शक्ति वाला, और विद्युत ऊर्जा कितनी है? वहां पर विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट। फिर दूसरा बल्ब है 60 वॉट का शक्ति है, और इसके लिए विद्युत स्रोत कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट। ये स्थिति दी हुई है। ये दोनों एक मेंस से जुड़े हुए हैं, जो कौन से क्रम में है? पार्श्व क्रम में। कौन से क्रम में ये दोनों बल्ब जुड़े हुए हैं? पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बोला यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता कितनी है? 220 वोल्ट है, तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाती है, ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम पहले बल्ब के लिए विद्युत शक्ति की गणना करते हैं। तो P1 इक्वल टू क्या है? VI1। तो यहां से क्या निकालना है? V दिया हुआ है, P दिया हुआ है, क्या निकालना है? I1 विद्युत धारा निकालनी है। तो P का मान कितना दिया हुआ है? 100, V का मान कितना दिया हुआ है? 220। दोनों को हल करेंगे, 5/11 एम्पियर। पहले स्थिति में बल्ब से विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी? 5/11 एम्पियर। फिर दूसरी स्थिति में हमने निकाला है I2। I2 के लिए वही V कितना है? यहां पर क्या है? I निकालना है, तो P कितना है? P कितना है? यहां पर 60 है। V कितना है? V है आपके पास 220 वोल्ट। हल करेंगे, कितना आएगा? 3/11 एम्पियर। दूसरे बल्ब से कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है? 3/11 एम्पियर। I1 और I2 का मान निकाल दिया। अब विद्युत मेंस है। अब विद्युत मेंस के साथ वो डिवाइस तो किसमें जुड़ी होगी? श्रेणी क्रम में। तो दोनों की विद्युत धारा को हम जोड़ देंगे, है ना? तो दोनों की विद्युत धारा का जोड़ देंगे, तो 5/11 प्लस 3/11 यानी 8/11 एम्पियर, यानी 0.3 एम्पियर विद्युत धारा कहां से ली जाएगी? विद्युत मेंस से ले जाएगी। ठीक है, यह आ गया आपका प्रश्न संख्या 15वां। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखें। क्या दिया हुआ है कि किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? दिया हुआ है 225 वॉट शक्ति का एक टीवी सेट है जो 1 घंटे तक चलाया जाता है। दूसरा 120 वॉट शक्ति का एक विद्युत हीटर है जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। बताया ना है कि किसमें अधिक ऊर्जा खर्च होगी, ये आपको बताना है। किसमें अधिक ऊर्जा खर्च होगी वो आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं टीवी सेट की शक्ति कितनी दी हुई है? 250 वॉट। समय कितना दिया हुआ है? 1 घंटा।
हमें ऊर्जा निकालनी है। तो देखो P इक्वल टू सूत्र क्या होता है, W या E यानी एनर्जी अपॉन T। में E निकालना है तो E इक्वल टू P गुणा T। P कितना दिया हुआ है 250, समय कितना है 1 घंटा, यानी कि कुल ऊर्जा कितनी होगी 250 वॉट घंटा। कितनी होगी 250 वॉट घंटा। दूसरी विद्युत हीटर के लिए शक्ति कितनी दी हुई है 120 वॉट, समय कितना दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे 10/60 घंटा। ठीक है, वही ऊर्जा निकालेंगे P2 गुणा T2। P2 का मान कितना है 120, T2 का मान कितना है 10/60। इसको हल करेंगे उत्तर कितना आएगा 20 वॉट घंटा, यानी कि किसका मान अधिक है, तो टीवी सेट के द्वारा इस विद्युत हीटर की तुलना में अधिक ऊर्जा उपभोग में ली जाएगी। यहां से निकल गया, बिल्कुल हमने केवल एक सूत्र लगाया है और वो सूत्र है P यानी विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे में समय। इस सूत्र की मदद से हमने केवल मान रखा है और दोनों के लिए दोनों के द्वारा जो उपभोग में ली जाने वाली ऊर्जा है उसकी गणना कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखो, 18 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर है, 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, उत्पन्न ऊष्मा निकालिए। तो देखो H इक्वल टू सूत्र क्या होता है I स्क्वायर R। क्या होता है I स्क्वायर R। ठीक है, I स्क्वायर R। तो देखो I का मान कितना है 15 एम्पियर का स्क्वायर, R का मान कितना है 8। कितना है 8 है क्या, नहीं 18 है। कितना है यहां पर 18। 225 गुणा 18 करके देख लेते हो कितना आता है 225 गुणा 18। एक मिनट, 225 गुणा 18 तो ये आपके पास आ जाएगा 4050। तो यानी 18 नहीं है यहाँ पर 8 ओम है। ठीक है, 225 गुणा 8 ये आपके पास हो जाएगा 1800, यानी 18 नहीं है 8 ओम है। ठीक है, प्रश्न में सही कर देना। तो सिंपल हमने केवल ऊष्मा का सूत्र लगाया है H इक्वल टू I स्क्वायर R। I का मान कितना दिया हुआ है 15 एम्पियर, तो 15 का 15 से गुणा हो जाएगा 225 और R कितना दिया हुआ है 8। 225 का 8 से गुणा होगा, उत्तर आ जाएगा 1800 वॉट आपकी ऊर्जा आ जाएगी। ठीक, ये आपका प्रश्न संख्या 17 था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या बात करते हैं 18 की। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला, विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हमने चैप्टर की व्याख्या में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, अभी इसके उत्तर जानेंगे। तो देखो उत्तर पहले देख लेते हैं पहले प्रश्न का। तो देखो विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन धातु का भी उपयोग किया जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि यह सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, यानी इसका गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस है। यानी इस तापमान पर ये ठोस से द्रव में पिघलना शुरू होती है और इतना तापमान या इस तापमान पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से ये बहुत अधिक ताप पर भी पिघलती नहीं है। ठीक है, और ये अत्यंत ही तप्त होकर यानी गर्म होकर क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, परंतु कभी भी पिघलती नहीं है। और यही कारण है कि जितने भी प्रकाशित तंतु होते हैं या जो प्रकाशित चीजें होती है उसके अंदर तंतु के रूप में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्या था कि जो विद्युत तापन युक्तियां होती है, जैसे ब्रेड टोस्टर हो गया, विद्युत इस्त्री होगी, इनके जो चालक अंदर लगे होते हैं जो गर्म होते हैं वो शुद्ध पदार्थों के न बना के किसके बनाए जाते हैं, मिश्र धातुओं के। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण है कि पहला, जो मिश्र धातु होती है उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में कई गुना अधिक होती है। दूसरा, जो मिश्र धातु होती है उन मिश्र धातुओं की उच्च ताप पर जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जो पिघलने की दर है, जो दहन करने की क्रिया है, वो शीघ्र नहीं होती है, यानी आसानी से पिघलती नहीं है। तीसरा, जैसे जैसे ताप वृद्धि हो जाती है, ताप वृद्धि होने के बावजूद भी इनकी जो प्रतिरोधकता होती है इन मिश्र धातुओं की, इनकी प्रतिरोधकता में आपको जो परिवर्तन है वो बिल्कुल नगण्य दिखाई देता है, न के बराबर परिवर्तन दिखाई देता है। और यही कारण है कि जितनी भी जो अधिक तापन युक्तियां है, जिसमें विद्युत टेस्टर हो गया, हीटर हो गया, प्रेस होगी, इनमें जो चालक पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनमें शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न। जो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं उनमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता बल्कि पार्श्व क्रम का क्यों किया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखें क्या होता है कि जो विभिन्न उपकरण होते हैं उनके साथ अलग अलग स्विच ऑन ऑफ के लिए हम नहीं लगा सकते।
ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होगा कि अगर हम श्रेणी क्रम यूज करेंगे तो श्रेणी क्रम में जितनी भी डिवाइस लगी हुई है उन सबको ऑन ऑफ करने के लिए हमको सबको अलग से स्विच लगाना पड़ेगा, और ऐसा जो कारगर नहीं है। दूसरा, अगर श्रेणी क्रम में एक उपकरण खराब हो गया तो ऐसी स्थिति में दूसरा उपकरण भी कार्य करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। आपकी जो परिपथ है वो भले ही बिल्कुल सही हो लेकिन वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। ये पहला कारण। दूसरा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जितनी भी युक्तियां या डिवाइस लगी होती है, जितने भी उपकरण लगे होते हैं, उन सब में समान धारा प्रवाहित होती है। और हमें पता है कि हमारे घर में जितने भी अलग अलग डिवाइस लगे होती है सबके लिए अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होती है, सबके लिए समान धारा की जरूरत नहीं होती। इस कारण से ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता है। तीसरा, श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध है वो क्या होता है, वो तुल्य प्रतिरोध है, वो सभी प्रतिरोधकों के योग से भी काफी क्या होता है, लगभग बड़ा होता है। और तुल्य प्रतिरोध काफी अधिक होने के कारण धारा का जो मान है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यानी आई और जो आर है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा क्या होगी, कम होगी। और इसी कारण से हम हमारे घरेलू जो परिपथ है उन सब में श्रेणी क्रम की बजाय हम समांतर क्रम को क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है वो है जो प्रश्न संख्या डी है, वो दिया हुआ है कि किसी तार का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखो, जो चालक का प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा यानी मोटाई बढ़ेगी, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे एरिया कम होगा यानी मोटाई यानी तार पतला होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी तार की मोटाई अगर ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, और यदि तार पतला होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों करते हैं। तो हमें पता है कि सबसे अच्छी विद्युत की जो चालक है वो कौन है, चांदी। लेकिन हम चांदी का उपयोग नहीं कर सकते। इसका कारण है, पहली ये महंगी है, दूसरा इसके चोरी होने का डर रहता है। ठीक। तो हम कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद्युत के पहले तो बहुत अच्छे चालक है, दूसरा इनकी प्रतिरोधकता कम है जिसके कारण ये जल्दी से गर्म नहीं होते, तीसरा ये ज्यादा महंगे भी नहीं है, और इनके जो तार है वो भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। और यही कारण है कि हम इनका उपयोग तारों के लिए करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखें। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी अभ्यास के प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी के साथ आज हमारा अध्याय 12 समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आपके चैप्टर 13 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।